According to superposition principle, the resultant displacement of a particle at an instant is the vector sum of the individual displacement caused to the particle by two or more waves। तो यहाँ पर हमने बनाना है कि हो सकता है कि जो पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लेट y1 एंड y2 ये हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। किसके लिए, किसकी डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं? पार्टिकल्स की ले रहे हैं। किसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है? कॉज्ड बाय टू वेव्स। यहाँ पर y1 और y2 हम ले रहे हैं बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स respectively at any instant caused by two waves तो जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट आएगी पार्टिकल्स की वो ये आएगी y वेक्टर इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये हमारे पास जो टू वेक्टर्स ये जो हमने लिया है y1 और y2, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल्स की। यहाँ पर हम टू वेव्स ले रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट जो वैल्यू आ रही है y की, वो हमने इंडिविजुअल वेव का जो पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है उसका हम क्या करेंगे? वेक्टर सम करेंगे। तो अभी आपको ये क्लियर होगा। अब हो सकता है कि हमने दो या दो से ज़्यादा वेव्स ली हैं, तो उसमें भी हमने यही करना है कि जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट करके, जैसे दो या दो से ज़्यादा वेव्स जब सुपर इम्पोज करेंगी तो उसकी वजह से एक नई वेव बन रही है, एक नई वेव फॉर्म हो रही है, उसको मैं y से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और y से रिप्रेजेंट करने के बाद आपने बताना है कि अगर तीन वेव हैं तो तीन वेव्स में हमने क्या कर दिया है कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द y1 ले लेंगे आप, वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव y3 प्लस सो ऑन। यहाँ पर मैं माइनस क्यों ले रही हूँ? y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस y2 और ये, तो ये स्टूडेंट्स अभी आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं वेव का डायग्राम यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में दो या दो से ज़्यादा जब वेव्स आपस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सुपर इम्पोज करेंगी, लाई करेंगी, तो रिजल्टेंट जो वेव बनेगी उसकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू आएगी वेक्टर सम हमें लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट किसका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ड्यू टू इंडिविजुअल वेव। जो इंडिविजुअल वेव में के जो पार्टिकल्स हैं वो जब डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वेक्टर सम आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या लिया था? टू वेव्स ले लिए या 3 ले लिए, 4 ले सकते हैं आप, ठीक है। सुपर इम्पोज कर रही हैं जितनी जो वेव्स हैं। अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा ये कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में क्या होगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रही हूँ। तो यही यहाँ पर ये हम एक डायग्राम बना रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में ये मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक वेव है, ये दिस वन, ये एक वेव है और इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। और ये सेकंड वेव है, इसको मैं डॉटेड लाइन से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डॉटेड लाइन से यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये सेकंड वेव है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है स्टूडेंट्स कि टू वेव्स मैंने ले ली हैं, टू वेव्स हैं, ये सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो ये भी आपको पता है ये कौन सा पार्ट होता है, दिस वन इज क्रस्ट
और ये नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम ट्रफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको पता ही है, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वेव है और ये सेकंड वेव है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू इंडिविजुअल वेव, इंडिविजुअल फर्स्ट वेव के लिए मैं बाई 1 से रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है इसको मैं बाई 1 से मैं रिप्रेजेंट करूँगी, बाई 1 से इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और सेकंड जो वेव है ये डॉटेड वाली ये बाई 2। एक सॉलिड वन है जो बिल्कुल मैंने डार्क में बनाई है और दूसरी मैंने डॉटेड में बनाई है। तो एक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं उसको बाई 1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एक में बाई 2 हम ले रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब टू वेव्स सेम वेव लेंथ है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है वेव और यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो दो वेव्स हैं, उनका वेव लेंथ क्या है, सेम है, और दोनों वेव्स कैसे सुपर इम्पोज कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रही हैं इन फेज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इन फेज का मतलब यही होता है स्टूडेंट्स कि जब क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव, ये क्रस्ट है और दूसरा भी क्रस्ट ही ऊपर आ रहा है, जब क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव एंड ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव। क्रस्ट ये फर्स्ट वेव थी जिसका क्रस्ट, ये क्रस्ट आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आगे ये ट्रफ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे ही हम वेव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी वेव के क्रस्ट के ऊपर दूसरी वेव है वो भी क्रस्ट में लाई कर रही है और ये ट्रफ। तो जब क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन क्रस्ट ऑफ अदर वेव, टू वेव्स हैं, एक का क्रस्ट दूसरे के ऊपर लाई कर रहा है, दूसरे के क्रस्ट के ऊपर लाई कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट जो वेव यहाँ पर बनने वाली है तो वो रिजल्टेंट वेव हमारे पास ये होगी, जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ये होगी, ये जो मैं ब्लू में आपको बता रही हूँ। तो ये है बाई वेक्टर। तो यहाँ पर अब आपने बताना है जब ये वाला केस होगा, इस तरह वेव्स अगर हमारी सुपर इम्पोज होगी तो जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल्स का उसको हम बाई से रिप्रेजेंट करेंगे, बाई वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इंडिविजुअल वेव्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो फर्स्ट वेव है उसमें डिस्प्लेसमेंट में बाई 1 लूँगी और सेकंड के केस में मैं वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं क्या लूँगी, बाई 2 लूँगी। देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो बाई वेक्टर यहाँ पर आ रहा है। तो इंडिविजुअल वेव्स के जो पार्टिकल्स हैं, तो फर्स्ट वेव जिसको मैंने डार्क में रिप्रेजेंट किया है, सेकंड वेव जिसको मैंने डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट किया है, तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है, फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट को मैंने बाई 1 से रिप्रेजेंट किया था और सेकंड को मैंने बाई 2 से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो इस तरह के जो डिस्प्लेसमेंट को हम ये बोलते हैं, जो रिजल्टेंट जो वेव आएगी हमारे पास वो ये है रिजल्टेंट वेव, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स में हमने सम लेना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट बाई 1 होगी और ये आपको मैंने सेकंड बता दिया बाई 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव। जब ये वाला केस हो, जब क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव, दो वेव हैं, ये फर्स्ट का क्रस्ट है और ये फर्स्ट का ट्रफ है ये, और इसी के ऊपर सेकंड वेव मैं डॉटेड से बना रही हूँ। तो उस केस में जो सुपर पोजीशन होगा, उस तरह के सुपर पोजीशन को हम कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजीशन कहेंगे। और स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जब इस तरह का सुपर पोजीशन जब भी होगा तो उस केस में जो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी जो हमें मिल रही है, एम्पलीट्यूड जो मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है। जब भी दो या दो से ज़्यादा वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन शो करेगी तो जो मिलने वाला जो आउटपुट, जो इंटेंसिटी जो हमें मिलने वाली है, लाइट की इंटेंसिटी जो हमें मिलने वाली है वो ज़्यादा मिलने वाली है। और आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि जो रिजल्टेंट वेव जो हमारे पास मिलने वाली है हमें,
उसका जो इंटेंसिटी है वो कैसे मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होंगी, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, इन फेज में होंगी, तो जो रिजल्टेंट जो हमें मिलने वाला है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड वो बड़ा हुआ मिलेगा। क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी की वैल्यू होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। और अब नेक्स्ट के स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के बारे में आपको बता रही हूँ कि डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है। बिल्कुल ईजी है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी। ये हमारे पास एक वेव मैं यहाँ पर बना रही हूँ, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो स्टूडेंट्स बना देंगे एक वेव आप, ये मैं एक वेव बना रही हूँ यहाँ पर। तो डिस्ट्रक्टिव के केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फर्स्ट वेव है। फर्स्ट वेव मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, जो क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव, ये सेकंड वेव है। जो क्रस्ट है वो कहाँ पर फॉल कर रहा है, ट्रफ ऑफ अदर वेव, ये तो सेकंड वेव है। ये हमारे पास ये एक वेव है और ये सेकंड वेव है। तो इसको मैं बता रही हूँ, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बाई 1 से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे वो बाई 2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो रिजल्टेंट जो वेव होगी, इस तरह के सुपरपोजिशन को हम बोलते हैं जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स आपस में सेम वेवलेंथ होनी चाहिए। वेवलेंथ कैसी है, सेम है। जब आपस में सुपर इम्पोज करें तो सुपर इम्पोज कैसे करती हैं वो, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि आउट ऑफ फेज ये क्या कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं। जब आउट ऑफ फेज जब भी सुपर इम्पोज करेंगी वेव्स, तो जो रिजल्टेंट जो वेव होगी उसकी इंटेंसिटी हमेशा कम होगी, कम होगी। लाइट कैसी होगी, कम होगी। तो ये है वो रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव। इंटेंसिटी कैसी होगी, कम होगी, कम होगी। यहाँ पर बढ़ रही थी इंटेंसिटी, आपको मैंने बता दिया स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर जो क्रस्ट ऑफ वन वेव था वो क्रस्ट के ऊपर हिलाई कर रहा था, सेकेंड वेव की क्रस्ट के ऊपर हिलाई कर रहा था। और ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव, तो उस तरह के सुपरपोजिशन को हम कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। और डिस्ट्रक्टिव के केस में इसके बिल्कुल अपोजिट, कि टू वेव्स हैं, सेम वेवलेंथ वाली वेव्स हैं, आपस में सुपर इम्पोज कर रही हैं, लेकिन ये जो सुपर इम्पोज हुआ इसको हम आउट ऑफ फेज कहते हैं, आउट ऑफ फेज, इन फेज और आउट ऑफ फेज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आउट ऑफ फेज में क्या हो रहा है, क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव। तो जो रिजल्टेंट जो वेव हमारे पास यहाँ पर बन रही है उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो इंटेंसिटी है, वो हमारे पास कैसे आ रही है, कम आ रही है। तो इस तरह के सुपरपोजिशन को हम डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहेंगे। और जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास मिलने वाला है वो माइनस में होगा, प्लस माइनस, क्योंकि कम इंटेंसिटी कैसी हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि जब भी डिस्ट्रक्टिव टाइप का सुपरपोजिशन होगा तो जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कम हो गया। तो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव फर्स्ट और सेकंड वेव की डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है। तो यही हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट में यहाँ पर प्लस और माइनस ले रही थी, क्योंकि किसी भी तरह का सुपरपोजिशन हो सकता है जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स आपस में क्या करें, सुपर इम्पोज करेंगी। जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करेंगी तो सुपरपोजिशन कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें जस्ट मैं आपको समझा रही थी, डेफिनेशन ऐसे समझा रही थी, मैंने प्लस भी ले लिया था, मैंने माइनस भी ले लिया था। अब प्लस का मतलब यही है कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है, कि जो मिलने वाली जो रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट जो हम ले रहे हैं पार्टिकल्स का, जब उसका हम वेक्टर सम हम ले रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट जो वेव हमारे पास आ रही है, जो रिजल्टेंट
जो लाइट इंटेंसिटी हमारे पास आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, क्योंकि वहाँ पर जो क्रस्ट है, क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव एंड ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव। तो इस तरह के सुपरपोजिशन को ही हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो एम्पलीट्यूड जब बड़ा हुआ मिलेगा तो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी ऑटोमेटिक क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन डिस्ट्रक्टिव के केस में इस तरह का सुपरपोजिशन होगा। डिस्ट्रक्टिव के केस में क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव एंड ट्रफ ऑफ अदर वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव। तो जो रिजल्टेंट जो वेव है वो ये, मैं ब्लू लाइन से इसको मैंने बताया है यहाँ पर। तो ये जब एम्पलीट्यूड कम हो गया तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पर आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के सुपरपोजिशन को आप डिस्ट्रक्टिव कहेंगे, और आउट ऑफ फेज, और यहाँ पर इन फेज, तो ये आपको पता होना चाहिए, इन फेज। तो अब जो नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, तो आपको पता होना चाहिए कि कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होता क्या है। तो यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ कि जनरली आपको पता है, अगर ये मान लो ये हमारे पास एक कोई सोर्स है, ये सोर्स है, सोर्स से जो लाइट है वो यूनिफॉर्मली हर एक डायरेक्शन में क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है। सनलाइट ही ले लो आप एग्जांपल, यूनिफॉर्मली। ऐसा तो है नहीं है कि एक जगह कम लाइट पड़ रही है सन की और दूसरी जगह कम पड़ रही है, क्योंकि जो लाइट है, सन से आने वाली जो लाइट है वो भी यूनिफॉर्मली हर एक डायरेक्शन में क्या हो रही है, चारों तरफ क्या हो रही है, वो एक तरह से लाइट वो यूनिफॉर्मली हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही है, जो एक सिंगल सोर्स होता है। यहाँ पर मैं सन ले रही हूँ आपको ऐसे एग्जांपल बताने के लिए। तो जो कोहेरेंट जो सोर्सेज होते हैं वो हमेशा हम उनको डिराइव्ड करते हैं किसी सिंगल सोर्स से। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सिंगल सोर्स लेंगे, पेरेंट सोर्स लेंगे, सिंगल सोर्स, वहीं से ही हम कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करेंगे। अब कोहेरेंट सोर्स होता क्या है, उसमें हम लाइट के दो सोर्स हम लेंगे, टू सोर्स। लाइट के कैसे सोर्स लेंगे, टू सोर्स लेंगे। टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट। टू सोर्सेज लेंगे लाइट के, आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे एमिट लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है आपको? हम क्या कर रहे हैं कि दो सोर्सेज हम ले रहे हैं, टू सोर्सेज हम ले रहे हैं। यहाँ पर टू सोर्सेज, लाइट के कितने सोर्स होने चाहिए, टू होने चाहिए, क्योंकि जो कोहेरेंट सोर्स है वो लाइट वैसे भी वो जनरली कहाँ से डिराइव करेगा, एक सिंगल पेरेंट सोर्स से ही हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो जैसे आगे हमने टू सोर्सेज अगर हमने ले लिए तो उन दोनों सोर्सेज से जो लाइट वो एमिट करेंगे उसकी जो वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इन फेज, या तो वो इन फेज में हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको पता लग जाएगा कि क्या हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये मान लो ये हमारे पास एक सोर्स है, ये पेरेंट सोर्स है, ये सोर्स हमने लिया है। अब सोर्स से आपको पता है लाइट स्प्रेड होगी, ठीक है। यहाँ पर एक वेव फ्रंट बनेगा, कैसा वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। दिस वन इज वेव फ्रंट, ये हमारे पास एक वेव फ्रंट है, यहाँ पर हम वेव फ्रंट ले लेंगे। और आगे मैं यहाँ पर स्लिट, यहाँ पर मैं S1 ले रही हूँ, S1।
S1 और S2 और यहाँ पर भी एक S2, ये कोहेरेंट सोर्सेज हो सकते हैं ये दोनों, क्योंकि ये S1 और S2 ये दोनों क्या हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हैं, क्योंकि जो लाइट वेव यहाँ से पास हो रही है उसको हम एक सिंगल वेव फ्रंट से क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, S1 और S2 हैं ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं, क्योंकि जो लाइट वेव्स यहाँ से पास होंगी वो एक सिंगल वेव फ्रंट से आ रही है। ठीक है, और यहाँ से जो पास होने वाली जो लाइट होगी उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, सेम होगी, इन फेज में होंगे वो। इन फेज का मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया, कंस्ट्रक्टिव टाइप का सुपरपोजिशन होगा कि क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव, और साथ में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी हो सकता है। अगर इस तरह के सोर्सेज हैं, अगर उनमें कैपेसिटी है इस सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एमिट करने की, ठीक है, अगर ऐसे सोर्सेज हैं उनमें कैसी कैपेसिटी है, सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिट करने की कैपेसिटी अगर है, तो इस तरह के सोर्सेज को हम क्या कहेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज, क्योंकि जो भी वो लाइट एमिट करेंगे उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम ही होगा, सेम होगा। तो आपको पता लग रहा है। अब ये हमारे पास एक वेव है, यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, ये वेव है, यहाँ पर इसको मैं ले रही हूँ वेव को। ठीक है, अब आपको पता लग गया है इन फेज। इन फेज का मतलब यही है, इफ क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर वेव एंड ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल ऑन द ट्रफ ऑफ अदर वेव, और इन दोनों का जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर लेंथ भी सेम है, ठीक है, लेंथ क्या है, सेम है, तो जब इसमें से जो पास होने वाली जो लाइट होगी वो कैसी होगी, सेम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट वो क्या करेंगे, पास आउट करेंगे। तो इस तरह की जो लाइट यहाँ से जो पास होगी ऑलमोस्ट सेम जैसे एम्पलीट्यूड होगा इस तरह की वेव्स का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैंने एक वेव बनाया है, तो आप देख रहे हैं कि सेम जैसा एम्पलीट्यूड है, सेम लेंथ है दोनों वेव्स की। ये फर्स्ट वेव है और ये सेकंड वेव है, दोनों आपस में सुपर इम्पोज कर रही हैं। और कैसे सुपर इम्पोज कर रही हैं, इन फेज में कर रही हैं। और आपको पता है, ये भी मैंने आपको पहले भी बताया है जब हमने अल्टरनेटिंग करंट के बारे में स्टडी किया था, कि जो फेजर डायग्राम होता है वो एक रोटेटिंग वेक्टर होता है और 0 to 360 वो रोटेट करता है। तो वेव्स में यहाँ 0 डिग्री आएगा, ठीक है, 0 डिग्री आएगा, यहाँ 90 डिग्री आएगा, यहाँ 180 डिग्री आएगा, यहाँ 270 डिग्री आएगा और यहाँ 360 डिग्री आएगा। एंगल की मैं ऐसे बात कर रही हूँ, आप डिग्री में भी बता सकते हो और आप रेडियन में भी बता सकते हो। जो वेवलेंथ है उसको मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और साथ में जो फेज डिफरेंस है यहाँ से चलेगा, ये 0 है, यहाँ पर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। अगर मैं डिग्री की बात करूँ, यहाँ पर 180 डिग्री आएगा, यहाँ 270 डिग्री आएगा और यहाँ पर 360 डिग्री आएगा। तो ये हमें पता है। तो 0 to, अगर मैं डिग्री में ले रही हूँ तो ये है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। अगर मैं रेडियन में ले रही हूँ, जो फेज जो डिफरेंस है इन दोनों वेव्स का, अगर मैं किस में लूँ, रेडियन में लूँ, तो रेडियन में यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई आ गया। ये पाई क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक अगेन क्या आ गया, पाई आ गया। पाई प्लस पाई कितना आ गया, 2 पाई। तो ये है वो फेज डिफरेंस, 2 पाई रेडियन। अब इन दोनों वेव्स का हमने फेज डिफरेंस हमने निकालना है। तो ये फर्स्ट वेव है और ये सेकंड वेव है। फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, तो हम डेल्टा फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं फेज डिफरेंस को।
तो फर्स्ट वेव है उसका फेज डिफरेंस φ1 ले रही हूँ और φ2, सेकंड का, फर्स्ट का मैं φ1 ले रही हूँ और सेकंड का φ2 हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है स्टूडेंट्स कि कितना कांस्टेंट फेज डिफरेंस है कि नहीं है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स कि जो फर्स्ट वेव है उसका फेज डिफरेंस भी 2 पाई आ रहा है, जो मैंने डार्क में बनाई हुई है, यहाँ से चल रही है और यहीं पर ख़त्म हो रही है। और जो सेकंड जो वेव है जो डॉटेड में मैंने बनाई हुई है उसका फेज डिफरेंस भी कितना आ रहा है, पाई प्लस पाई कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 0 आ गया। तो ये इस तरह के फेज डिफरेंस को हम क्या बता रहे हैं, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, इन फेज में है। और इस तरह की लाइट अगर दो सोर्सेज अगर एमिट करें तो ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। इफ दे एमिट लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और इन फेज में होना चाहिए और साथ में हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो इस तरह के सोर्सेज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। अब आगे है इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। नाम से पता लग रहा है कि इस केस में 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन एमिट लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ वाली लाइट वो एमिट कर सकते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट वो एमिट कर सकते हैं, लेकिन जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। फेज डिफरेंस स्टेबल नहीं होगा, कैन नॉट बी स्टेबल, मतलब वो फेज डिफरेंस वेरी करेगा 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई वो वेरी करेगा। तो इस तरह के जो सोर्सेज होंगे उनको हम कोहेरेंट सोर्सेज हम बताएंगे। तो कोहेरेंट के केस में मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपने करना है कि 2 sources of light are said to be coherent if they emit light of same wavelength, same frequency और इन फेज में होंगे और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस ही है दोनों वेव्स का। अब मैं यहाँ कर बात कर रही हूँ इनकोहेरेंट के केस में। इनकोहेरेंट में क्या होगा, तो 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे, उस केस में जो लाइट है सेम वेवलेंथ वाली वो एमिट कर सकते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट वो एमिट कर सकते हैं, लेकिन उनका जो फेज जो डिफरेंस होगा वो 0 to 2 पाई वेरी करेगा। तो 0 to 2 पाई वेरी कैसे करेगा, देखो जैसे मैं ये यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ पर बना रही हूँ। ये मेरे पास एक वेव है, ऐसे करके ऐसे करके हम एक वेव यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। अब जो सेकंड जो वेव होगी स्टूडेंट्स वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से, इसको मैं डॉटेड में यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट तक। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन लैम्डा होगा। जो टोटल जो पाथ डिफरेंस था ऊपर हमने लैम्डा लिया था, लेकिन यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस भी हमने निकालना है। और अब फेज डिफरेंस की मैं बात कर रही हूँ, तो फेज डिफरेंस यहाँ से लेकर 0 to 180 डिग्री, ये बीच में 90 डिग्री आ जाएगा, वैसे 180 और 360 डिग्री आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगेन यहाँ पर 450 आ जाएगा, 90 प्लस कर देंगे, यहाँ पर अगेन 450 डिग्री प्लस 90 540 डिग्री आ जाएगा, और 540 डिग्री प्लस 90 540 डिग्री प्लस 90 630 डिग्री एंड 630 डिग्री प्लस 90 720, हाँ 720 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा फेजर डायग्राम बनेगा। तो कितना स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब जो फेज जो डिफरेंस है इसको मैं 0 to 180 डिग्री, या तो मैं इसको डिग्री में रहने दूँ या तो मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ये पाई आया, यहाँ तक इस वाले पॉइंट तक पाई आया, उसके आगे अगेन इसको मैं पाई से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ,
180 डिग्री प्लस 180 360, उसके आगे दोबारा ये पाई आ रहा है, 180 प्लस करूँगी तभी हमारे पास 540 डिग्री आएगा, और इसके आगे मैं अगेन प्लस पाई करूँ तो 720 आ रहा है। तो जो फेज जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 4 पाई, 4 पाई। तो देख रहे हैं आप टोटल फेज डिफरेंस 4 पाई। अब मैंने चेंज इन फेज डिफरेंस निकालना है, तो फाई 1 माइनस फाई 2। अब जैसे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव यहाँ से लेकर ऐसे ट्रैवल कर रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका जो फेज डिफरेंस है, मैं इसको रेडियन में ले रही हूँ, रेडियन में ले रही हूँ, तो टोटल जो फेज डिफरेंस आएगा वो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक 4 पाई माइनस जो सेकंड जो वेव है, सेकंड वेव तो मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये फर्स्ट वेव है और ये सेकंड वेव है, डॉटेड में मैंने, तो सेकंड वेव इसका जो फेज जो डिफरेंस आएगा, ये तो ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो ये पाई प्लस पाई ये है 2 पाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है वो डिस्टेंस 2 पाई, तो 4 पाई माइनस 2 पाई, तो फेज डिफरेंस कितना वेरी कर रहा है, 2 पाई, 0 to 2 पाई वो वेरी कर रहा है। तो एक बात तो ये यहाँ पर क्लियर हो गई है, ठीक है, कि ऐसे सोर्सेज हम ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो फेज डिफरेंस है वो कैसा नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, वो वेरी करता रहेगा 0 to 2 पाई। तो इस तरह के सोर्सेज को हम इनकोहेरेंट सोर्सेज हम कहते हैं। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया है, बिल्कुल इजी टॉपिक है। तो यहाँ तक ही आज हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।